गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारी रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 जो टेस्ट सीरीज हमारी बुक आई थी उसके टेस्ट 4 के टेक्निकल प्रश्नों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बता दें, आप सभी लोग एग्जाम के लिए काफी चिंतित हैं। प्रतिदिन सैकड़ों बच्चों का कॉल आता है, मैसेजेज आता है कि एग्जाम कब होगी, एग्जाम कब होगी। और आप लोगों का एग्जाम समय पर हो, यह सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोग जो आपकी सेवा के लिए कर सकते हैं जरूर करेंगे। तो अभी 2-3 दिनों से सभी शिक्षकों से बातचीत हुई है, कई सारे शिक्षक मिलने भी आए थे और फिर सबने ये निर्णय लिया है कि आपकी परीक्षा समय पर हो जाए, जल्दी हो जाए और आपकी परीक्षा की तिथि भी अविलंब विभाग घोषित कर दे। इसके लिए एक सूचनात्मक इंफॉर्मेशन जरूर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाए ताकि छात्रों के मन में जो संशय है, जो दुविधा है, वो दूर हो सके। इसके लिए सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम सब शिक्षक मिलकर एक आवेदन विभाग को देने का प्रयास करते हैं और उसमें यह उनसे आग्रह करते हैं कि आप अविलंब एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट या अगर वाकई सही डेट, एक्चुअल डेट अगर आप दे सकें तो अविलंब आप उसकी अपडेट वेबसाइट पर कर दें, ताकि जो भी छात्र परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं घबराए हैं, चिंतित हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है लेकिन परीक्षा जो है वो लेट होने के कारण हो सकता है मेरी तैयारी प्रभावित हो जाए, तो निश्चित रूप से उनका ये डर जो है जायज भी है, ठीक है कि नहीं। और हम सब सेवक आपकी सेवा के लिए है, हमारा क्या है, जन्म हुआ है और हमारा कर्म भी आपकी सेवा है और उसमें हम पीछे हटेंगे भी नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये प्रयास तत्काल कर रहे हैं और इस प्रयास की जैसे ही अपडेट इंफॉर्मेशन आती है हम सभी लोग अविलंब आपसे शेयर करेंगे। और अगर मानकर चलिए कि विद इन ए वीक अगर कुछ भी सूचना नहीं प्राप्त हो पाई जो विधिवत सही सूचना है, तो हो सकता है इसके बाद ट्विटर कैंपेन वगैरह के बारे में भी विचार किया जाएगा और उसमें आप सभी छात्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए आपके इस काम में सहयोग के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा पढ़ाई की ओर मुड़ जाते हैं और हम सेशन 4 को आज चर्चा करते हैं। सेशन 4 में हमारा जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है साहब। सेशन 4 का पहला प्रश्न हमारे बीच है और यह कह रहा है कि किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किस विद्युत वितरण सब स्टेशन को 2 और से बिजली दी जाती है। देखिए 2 व्यवस्था होती है। इंटरकनेक्टेड में क्या होता है, मेरा सप्लाई सिस्टम 2 अलग अलग सब स्टेशन से या जनरेटिंग स्टेशन से क्या होता है, जुड़ा होता है। 2 अलग अलग सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन से जुड़ा होता है, तो ये इंटरकनेक्टेड होता है। लेकिन जो आपका साहब हमारा जो रिंग मैन होता है उसमें हमारा कनेक्शन एक ही सब स्टेशन के सेक्शन से होता है, लेकिन हमारी व्यवस्था इस हिसाब से होती है, यहां पर भी आपका सप्लाई का चैनल है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। अगर पार्ट ए के हिस्से में कहीं फॉल्ट आया है तो पार्ट बी के तरफ से हम बिल्कुल विद्युत की आपूर्ति अन्य कंज्यूमरों को कर देते हैं। ऐसा एकदम नहीं है कि मेरा कंज्यूमर क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, कंज्यूमर को विद्युत की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कहीं न कहीं साहब ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर को विद्युत की आपूर्ति कहीं न कहीं क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो विश्वसनीयता, कंटिन्यूटी, लगातार विद्युत की सप्लाई, इन सारे उद्देश्यों के आधार पर, इन सारे उद्देश्यों के आधार पर हमारे लिए कौन सा व्यवस्था है साहब जो दोनों तरफ से सप्लाई को घुमा सकता है, वो रिंग मैन प्रणाली है। ठीक है, रेडियल में एक ही तरफ से होता है, समझ गए। और रेडियल हमेशा किसके लिए किया जाता है, निकट के लिए, नजदीक के लिए क्या किया जाता है, निकट के लिए, नजदीक के लिए किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 400 एम्पीयर की धारा वहन क्षमता की ओवरहेड बसबार की लंबाई, बसबार डैश लंबाई में उत्पादित की जाती है। साहब 400 एम्पीयर का करंट अगर आप कैरी ओवर करना चाहते हैं तो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से कम क्या होना चाहिए, 2.44 मीटर जो है उसका लेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2.44 मीटर उसका लेंथ होना चाहिए। यह है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। और आप सब जानते हैं कि बस बार जब भी हम बनाते हैं एल्युमिनियम या कॉपर का बनाते हैं, हालांकि कॉपर में एरिया आपकी कम होती है, मतलब कहने का है कि कॉपर में आपकी मात्रा कम लगती है, साइज मेरा क्या होता है,
साइज कम होता है, लेकिन धारा वहन की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। धारा वहन की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन एल्युमिनियम में सेम यही चीज है, यहां धारा वहन की क्षमता साइज बड़ा होने के बावजूद भी थोड़ी सी कम होती है। इसकी चालकता आप सब जानते हैं कि कम है, लेकिन सस्ता है। सस्ता होने के कारण ज्यादा हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, एल्युमिनियम का यूज कर लेते हैं। इसमें कोई शक विद्वानों नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एमसीसीबी का पूरा नाम बताइए। साथियों इसका पूरा नाम क्या है, आइए। अब इसमें क्या है, एमसीसीबी, एमसीसीबी का पूरा नाम है मोल्डेड केस। क्या नाम है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसमें ध्यान दीजिएगा, यह जो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर की धारा वहन क्षमता होती है। यह क्या है साहब जी, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में, यानी कि हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। घरों में यह प्रयोग में नहीं लिया जाता। इसमें एक चेंबर होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें हम ऑयल भी फिल करते हैं, जो कि हमारे आग को क्वेंच करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसीलिए इसका नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, सड़क के किनारे केबल के लिए जो खाई खोदी गई है वह डायरेक्ट लेइंग मेथड है। कौन सी मेथड है, डायरेक्ट लेइंग मेथड है। और डायरेक्ट लेइंग मेथड का नियम कहता है कि 1.5 मीटर आपका गड्ढा होना चाहिए और 45 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। नीचे से हम लोग 10 सेंटीमीटर बालू भरते हैं और फिर हम लोग कंडक्टर रखते हैं, केबल रखते हैं और फिर जाके बालू भरते हैं। फिर यहाँ भारी पदार्थ आपका सीमेंट, ईंट हो गया है ना, वो सब डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, ऊपर से फिर मिट्टी वगैरह डाल के पूरा भर देते हैं। अगर दोनों दो केबल पास कराना हो तो दो केबल के बीच हम कम से कम कितने का दूरी रखें, 30 सेंटीमीटर का दूरी रखें, तब जाके क्या होता है, सही और सुटेबल होता है। इसमें कोई शक नहीं है विद्वानों। अब यहां दिए गए आंसर के हिसाब से स्टैंडर्ड मेरा 1.5 और 45 सेंटीमीटर मिल नहीं रहा है। कौन इसके आसपास है, तो 1 मीटर और 0.5 मीटर। तो हम लोग इसी आंसर को लेकर चलते हैं। सबसे ज्यादा यही यूज में लिया जाता है, सस्ता भी विधि है और अच्छा भी है। इस कारण से हम इसका प्रयोग आसानी से किया भी जा सकता है। इसलिए ऑप्शन किसको लेकर चलेंगे, ए को लेकर चलेंगे। आइए साहब जी, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं और उसी के प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा अविलंब होने की कोशिश हम लोग करना शुरू कर रहे हैं और आपकी परीक्षा समय पर हो, इस बात को लेकर के हम लोग पूरा प्रयास भी करेंगे। आपके साथ खड़े हैं, खड़े भी रहेंगे। लेकिन अगर इस अंतिम समय में भी अगर आप रिवीजन या तैयारी के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि हमारा कम समय में कम से कम मेरा ठीक ठाक स्कोर आ जाए, तो आप उसके लिए बूस्टर बैच से जुड़िए। स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। रिवीजन का बैच है साथियों, ये 199 में ट्रेड के लिए, अब मात्र 99 रुपए में प्रश्नों के साथ 1000+ क्वेश्चन के साथ आपका क्या है, बूस्टर बैच है साथियों। ये आपकी कंप्यूटर के लिए है। और आप सेशन ध्यान रखिएगा 51 से लेके टेस्ट 60 तक फुल टेस्ट अगर देना चाहते हैं BSPSCL का, तो आप सेशन 6 से जुड़ जाइए। और अगर 4000 से ज्यादा प्रश्नों का आप साहब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़ना है। ये सभी टेस्ट हमारी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर मिलेगी। और सारा बैच कहां मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा। आप ध्यान देंगे। और महापैक ऑफर हमने दिया है मात्र 100 रुपीज में, जिस महापैक ऑफर से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर आप 50 फुल टेस्ट दे सकते हैं, जिसका डिस्कशन भी वहां किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं साहब, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स एकेडमी का कहना है कि बूस्टर बैच से मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम इतना ही नहीं, सिर्फ फायदा ही ना मिले, आपका सिलेक्शन भी हो और आप रिजल्ट लेकर के भी आए, यही मेरा जो है साहब इच्छा है। और तब मुझे भी प्रसन्नता होगी। साथियों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा 400/5 एम्पियर, यानी आपका I2 यहां 5 एम्पियर है और I1 आपका 400 एम्पियर है। क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा जो CT होता है वह आपका क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप महसूस करते ही हैं क्या होता है साहब, यहां पर मेरी वोल्टेज जो है सेकेंडरी में बढ़ जाती है
और करंट मेरी सेकेंडरी में कम हो जाती है, तभी तो हम 3 से 5 एम्पियर का मीटर सेकेंडरी में लगा करके बड़े आराम से हम प्राइमरी के करंट को मापने में सक्षम हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कहा है कि हमारी टोटल जो है फॉल करंट 2400 एम्पियर हमारी हो रही है प्राइमरी के साइड में, उसके रिगार्डिंग पीएसएम आपको निकालना है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, और आपसे कहा है 150% जो है वह आपका रिले की करंट सेटिंग दी गई है, और 400/5 एम्पियर हमारा क्या दिया है, करंट ट्रांसफर का साहब जी रेटिंग दिया गया है। अब क्वेश्चन तो बहुत टफ मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। मेरी जो फॉल करंट है वह क्या हो जाएगी साहब, 5/400 इंटू आपका कितना 2400 हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट बिकम्स आपका कितना 30 एम्पियर, कितना हो गया 30 एम्पियर हो गया फॉल करंट। अब हम लोग पीएसएम को निकाल लेते हैं। क्या होता है पीएसएम, जल्दी बताइए विद्यार्थी जी, व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ पीएसएम, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। यह होता है रिले क्वाइल में फॉल करंट। क्या होता है यह रिले, ध्यान रखिएगा, रिले क्वाइल में फॉल्ट करंट, ठीक है, गुना आपका हो जाता है सेकेंडरी करंट I2 इनटू हो जाता है रिले सेटिंग। क्या होता है, रिले सेटिंग। अब जरा सा सारे मान को रख करके आप बताइए तो क्या होगा, तो साहब जी रिले कॉइल में फॉल सेटिंग, फॉल करंट आपका 30 हो गया है कि नहीं है, और नीचे I2 आप 5 करिएगा, और रिले सेटिंग 150% था, तो 150/100 कर दें, तो 30 गुना 100 बटे क्या हो गया, 5 गुना 150 हो गया, 5 से 6 बार में कट गया, सिंप्लीफाई करिए, 0 0 कट गया, 60/15 हो गया। क्या हो गया साहब, 60/15, बताइए कितना हो गया, 15 चौके 60, तो क्या हो गया मेरा वैल्यू 4। तो मेरा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पीएसएम कितना है, 4 है। कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे साहब जी, बी नंबर के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 1000 केवी के डिजाइन की गई केबल में इंसुलेशन होता है साहब। 1000 केवी तक के रेंज में आप जाइएगा, आप लोग तो जानते ही हैं 66 केवी तक ही हम प्रयोग किया करते हैं, लेकिन जब इससे ऊपर जाने की हम सोचेंगे तो नेचुरली हमारा क्या होता है, ऑयल फिल केबल। क्या होता है, ऑयल प्रेशर केबल कह दीजिए, या गैस फिल केबल कह दीजिए, ऑयल प्रेशर केबल कह दीजिए, या नहीं तो आप गैस प्रेशर कह दीजिए। ये दोनों केबल की जो डिजाइन होती है वह आपका खास करके गैस प्रेशर 230 केवी से 230 केवी या 220 केवी से क्या होता है, इससे नॉर्मली आपका ऊपर के लिए डिजाइन किया जाता है। तो अगर हमने सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का गैस इस्तेमाल किया है, तो वैसी परिस्थिति में SF6 गैस का इस्तेमाल किया है, तो वैसी परिस्थिति में क्या हो जाएगी साहब, यह जो केबल है 1000 केवी तक के लिए प्रयोग करने में सक्षम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1000 केवी तक। जानते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक बहुत अच्छा विद्युत का कुचालक पदार्थ है। इसकी जो साहब जी ध्यान रखिएगा, हमारे एयर से डाइलेक्ट्रिक एक्सचेंज इसका क्या होता है, 4 से 5 गुना अधिक हुआ करता है, रंगहीन गंधहीन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। XLP जो होता है सनीश बाबू, वह होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्या होता है, XLP क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन होता है। क्या होता है सरकार, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन होता है। ये जीवन भर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है, तो मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहां कितनी है, 50 हर्ट्ज दे दी गई है। मेरा साहब जी कह रहा मोटर में स्लिप का मान कितना है, 2%, तो 0.02 आपका हो गया। घूर्णक धारा की आवृत्ति FR पूछ रहा है। FR बराबर क्या कहिएगा साहब, निश्चित रूप से मेरा SF होता है 0.02 गुना 50 कर दीजिए, ये आपका 1 हर्ट्ज आ गया। हमेशा याद रखना, जब भी मेरी मशीन की स्पीड NR का मान कुछ ना कुछ होता है, तो नेचुरली मेरा स्लिप उस समय क्या होता है, कम हो जाता है। मेरे स्लिप की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, मिनिमम हो जाती है। इसको आप सदैव याद रखेंगे विद्वानों, इसमें कोई शक नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज की मात्रा अधिक होगी, धारा जो दी गई है ऊर्जा संचरण लाइन के माध्यम से प्रवाहित होगी, वह क्या है साहब। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है वोल्टेज की मात्रा जब अधिक होगी, तो ध्यान रखिएगा हमारी जो साहब जी यहां पर पावर होती है
वह नेचुरली, आप ध्यान दीजिए, हमारी पावर जो होती है वह क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रिस्पेक्ट में साहब जी, ध्यान रखिएगा। कह रहा मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, और हमारे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज बढ़ेगा, नेचुरली करंट के मान में क्या आ जाएगी, कमी आएगी कि वृद्धि आएगी, जल्दी बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ऐसा होता है साहब, आई प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है P बाय V cos फाई, समझे कि नहीं, और P बराबर जानते हैं ना V I cos फाई, इसी सूत्र से ना रिलेशन निकला, मेरा I भी के क्या है, विद कर्मानुपाती है, और जब आपका वोल्टेज बढ़ता है करंट घटती है, करंट घटता है तो लॉस कम होती है, लॉस कम होती है तो नेचुरली हमारी इफिशिएंसी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, क्या होती है, इफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम हो जाती है, तो लाइन में के माध्यम से प्रवाहित होगी उस धारा का मान क्या होगा, धारा मेरी घट जाएगी, यही तो फायदा होता है, यही तो मेरा बेनिफिट है साहब, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, डीसी की अपेक्षा एसी का मुख्य लाभ क्या है, जरा बताइए। साथियों हमेशा याद रखना, डीसी की अपेक्षा एसी का जो सबसे मुख्य लाभ है कि इसमें ट्रांसमिशन का कॉस्ट बहुत कम आता है। वोल्टेज आप देखिए, एसी को डीसी में बहुत आसानी से और कम खर्च में आप बदल लेते हैं। क्या करते हैं, एसी से डीसी बदलना बहुत सस्ता, आसान और कम खर्च में होता है, ठीक है। उसके बाद साहब जी वोल्टेज का चेंजिंग भी आप कर सकते हैं, क्यों, ट्रांसफॉर्मर आपके पास है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की मदद से आप बड़े आराम से वोल्टेज के मान में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी विशेषता होती है, लेकिन फिर भी आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, एचवीडीसी का हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कोरोना लॉसेस, आपकी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, ये सब आपकी क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, इसीलिए इसका प्रयोग धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं साहब, बढ़ा दिए हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि एसी के रूप में ही इसका हम यूज भी करते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांसमिशन के दौरान हमारा क्या हो जाता है, सिर्फ ट्रांसमिशन के दौरान हमारा डीसी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, और हम थायरोटॉन का यूज करके इसको एसी से डीसी या डीसी से एसी में बदलने का काम कर रहे होते हैं। साहब अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के इंसुलेटर बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साहब हम लोग किसी भी हाल में सिलिका का, ध्यान रखिएगा, SiO2 का प्रयोग एकदम नहीं करेंगे, समझ गए, क्योंकि SiO2 जो है यह नमी का अवशोषण करता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, नमी सोख लेता है, और SiO2 को ब्रीदर में यूज करते हैं ताकि हमारे साहब ट्रांसफार्मर के तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वह डैमेज नहीं हो, इसलिए हम इसका प्रयोग विशेष रूप से किया करते हैं। काओलिन, फेल्डस्पर और क्वार्टाज ये सब का प्रयोग होता है, और हमारे लिए चीनी मिट्टी यानी कि आपका पोर्सिलिन ये पसंदीदा हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। खास करके आपका जितना भी ओवरहेड इंसुलेटर होता है, सबके निर्माण में, ओवरहेड इंसुलेटर के निर्माण में निश्चित रूप से हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपका पिन टाइप इंसुलेटर हो, चाहे साइकिल इंसुलेटर हो, चाहे सस्पेंशन इंसुलेटर हो, हर जगह इसका प्रयोग करने का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। आइए सिलिका का ब्रीदर में करते हैं ट्रांसफार्मर के केस में। कह रहा स्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर, तो दोस्तों याद रखिए स्टे वायर में एक टाइप का इंसुलेटर होता है। स्टे वायर क्या करता है, यह साहब अंतिम पोल को सहारा देता है, क्या करता है, ये एंड पोल को क्या करता है, सहारा देता है, ताकि वह नीचे झुके नहीं, यानी वह गिरे नहीं, ठीक है। एंड पोल को सहारा देना, और सहारा देने में पोल जो हमारी होती है ऐसे करके जो आप लगाते हैं साहब, यहां आपका इंसुलेटर होता है, इसका कोई भी भाग आपके साहब जी विद्युतीय भाग से, इलेक्ट्रिकल पार्ट से टच नहीं होता है। ये मत समझिएगा कि इससे करंट आती है जाती है, हम डबल प्रोटेक्शन के लिए यहां पर एक इंसुलेटर भी लगा देते हैं, और दोनों का कनेक्टिंग नोड क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, सटा हुआ नहीं रहता, ताकि हमारा ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन ना बने, ग्राउंड के साथ कनेक्शन बनकर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ना हो। सिर्फ और सिर्फ यह किस लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ सहारा देने के लिए है। किसके लिए है साहब, सहारा देने के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा साथियों। आइए तो एक टाइप आपका यहां यूज हो रहा है, पिन टाइप आप जानते हैं 33 केवी तक के लिए यूज करते हैं। साइकिल टाइप हम लोग 11 केवी से नीचे के लिए हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं। सस्पेंशन टाइप जो है 765 केवी तक के लिए यूज किया जाता है। सबसे हाईएस्ट रेंज का हमारी वोल्टेज सहने की क्षमता इसी की है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। चलिए, कह रहा 6 पोल की संख्या वाले सिंक्रोनस मोटर में
आपकी तुल्यकालिक गति कितनी है, 400 आरपीएम है, तो मेरे पास ns का मान कितना दे दिया, 400 आरपीएम दे दिया, और पोल मेरे पास कितना है, 6 है। आपसे कह रहा फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा, जल्दी कहिए। फ्रीक्वेंसी होता है ns इंटू पी बटा 120। फटाफट आंसर दीजिए। ns के बदले में आपका 400 है, पोल मेरा 6 है, और नीचे 120 हो गया, तो ऊपर आपका 2400, क्या हो गया, 2400, और नीचे 120। जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज हो जाएगा। यही ना हो रहा है जी, कुछ गड़बड़ आ रहा है? 20 हर्ट्ज। चलिए लैब में टेस्ट भी हो गया है, लैब में टेस्ट करके आंसर छांट के निकाला गया है फिल्टर से, और वो आंसर क्या है, 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है। आइए साहब, भारद्वाज जी का भी आ गया आंसर, बहुत अच्छा लगा। चलिए, कह रहा किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का किस लिए यूज करते हैं? ग्रेफाइट जो हमारा होता है साहब, या किस लिए प्रयोग में लिया जाता है, जल्दी बताइए। फ्यूल के रूप में बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रोड के रूप में बिल्कुल भी नहीं। दो ही आपके पास ऑप्शन बचा है, कंट्रोल रड या मंदक। इस दोनों में से किसके लिए लिया जाता है साहब? कंट्रोल रड के लिए हम कैडमियम और बोरॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग करते हैं। ये ग्रेफाइट है, ये हमारा किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। याद रखना साहब, ग्रेफाइट किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? ग्रेफाइट मंदक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हम और किसका किसका करते हैं? हम साहब भारी पानी का करते हैं, D2O। क्या होता है? भारी पानी, D2O का भी हम प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। और भी कुछ है जिसका मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, याद है आप लोगों को? जरा कमेंट करके बताइए। हम लोग बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बेरिलियम का करते हैं। ध्यान रखना, D2O का करते हैं, बेरिलियम का करते हैं। जरूरत पड़ी तो कभी कभी हाइड्रोजन का भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल रड में आपका कैडमियम और बोरॉन हुआ करता है। मंदक का काम है, जो न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है तेज गति से, उसमें से 2 न्यूट्रॉन को क्या करना? एब्जॉर्ब कर लेना। क्या करना? 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना। ये ध्यान रखिएगा साहब, क्या है? 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना। विजेंद्र जी, आपके चरणों में समर्पित होते हुए, आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि 120 हम फार्मूला से निकालते हैं। NS बराबर फार्मूला होता है 120 F/P। इसी फार्मूला को उलट पुलट करके NS इंटू P बराबर 120 F लिखा। अब यहां से F बराबर क्या लिख दिया? NS इंटू P बटा 120 लिख दिया। अब ये फार्मूला है, ये डेरिवेशन से प्राप्त किया जाता है। अब क्षमा कर दीजिएगा अगर कोई भूल हो गई होगी तो, लेकिन यह फार्मूला का ही यूज यहां किया गया है। इसीलिए क्या किया गया है साहब? यहां 120 लिखा गया है, ठीक है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। नवजोत जी, परीक्षा के लिए ही हम सभी शिक्षक लोगों ने सोचा है कि अविलंब विभाग को हम लोग एक आवेदन दें, और उस आवेदन के बाद विभाग से यह रिक्वेस्ट करें कि आप परीक्षा की तिथि छात्रों को तुरंत बता दें और अविलंब परीक्षा आप कंडक्ट करें, ठीक है। अगर 1 वीक में कोई सूचना नहीं विभाग से प्राप्त हो पाती है तो हम लोग अगले प्रयास की ओर बढ़ेंगे। आपका सहयोग जरूर मिलना चाहिए। अगर कोई फिजिकल प्रोटेस्ट या कुछ वैसी स्थिति पैदा होती है तो जितने भी साथी हमारे परीक्षा के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वे जरूर सहयोग करेंगे, और उनसे सहयोग की हम अपेक्षा भी रखते हैं। आइए, बड़ा अच्छा प्रश्न था जिसका उत्तर निकल गया साहब, 20 हर्ट्ज। और दूसरा प्रश्न मेरा क्या था? मॉडरेटर जो मेरी क्या कर रही है साहब? ध्यान रखिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? मॉडरेटर यह धीमा करता है, गति को धीमा करता है, ताकि हमारी क्या हो जाए? कंट्रोल चेन अभिक्रिया आपकी चलती रहे। क्या हो जाएगी साहब? कंट्रोल चेन अभिक्रिया चलती रहे। आइए, अच्छी बात है। आइए साहब जी, अगला कह रहा है एक जनरेटर की लोड नहीं होने पर वोल्टेज क्या होती है? 230 वोल्ट होती है, तथा लोड पर 200 वोल्ट है। वोल्टेज रेगुलेशन बताइए साहब। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का मान ही होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, अब बटा आपका फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। सरकार आप कर दीजिएगा, नो लोड पर आपका 230 है, फुल लोड पर आपका 200 है, अब बटा नीचे 200 गुना 100। साहब जल्दी बताइए, 230 में से 200 चला गया, 30 बटा 200 गुना आपका 100 हो गया।
जीरो जीरो कट गया, यानी आपका 15% आ गया। लैब में टेस्ट करके आंसर क्या निकल रहा है जल्दी से बताइएगा। आपका सी नंबर 15% निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सी नंबर 15% निकल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या करते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा 100 केवीए का 3 फेज वाला अल्टरनेटर 440 वोल्ट पर बिजली प्रदान कर रहा है। कुल लोड फुल लोड शक्ति पर यह संचालित हो रहा है। पावर फैक्टर 0.8 है। लाइन करंट निकाल लीजिए साहब। आप जानते हैं P3 फेज क्या होता है? √3 VL IL cos फाई होता है ना। आपको यहां पे cos फाई का मान दे दिया है 0.8। ठीक है। VL आपके पास कितना दिया है साहब? VL हमारे पास 440 वोल्ट दे दिया है। ठीक है। और साहब जी आपसे क्या कह रहा है? पावर मेरा कितना दे दिया है? 100 किलो वोल्ट एम्पियर दे दिया है। ठीक है। इतना चीज हमको मालूम है। अब यहां से IL नहीं निकल जाएगा। IL बराबर क्या हो जाएगा? पावर 3 फेज का बटा √3 VL cos फाई। जरा सिंप्लीफाई करिए और डाटा को पुट करिए। विद्वानों जल्दी जल्दी कॉपी कलम उठा करके काम करते चलिए। अब हम P3 फेज के बदले क्या लिख दें? 100 गुना 10 की पावर 3 लिख दें और नीचे आपका √3 लिख दें। VL के बदले में 440 लिख दें। cos फाई 0.8 लिख दें। सॉल्व करिएगा 164 एम्पियर आता है। आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा लैब में। आपका ऑप्शन क्या है? बी है 164। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न है निम्न में किस प्रकार के शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है? साहब सबसे ज्यादा कोयला आधारित का होता है। आज भी 58% हमारी निर्भरता जो है वह किस पर है साहब? थर्मल प्लांट पर है। और आप जानते हैं सबसे बड़ा भारत का थर्मल प्लांट कौन सा है? VTPS विंध्याचल थर्मल पावर लिमिटेड। कौन सा है साहब? विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो कि आपका कहां पर है? विंध्याचल में है। सिंगरौली जिले में मध्य प्रदेश के पास पड़ता है। वहां है साहब जी। ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा प्लांट है भारत का। और विद्वानों ये भी ध्यान रखना कि हमारी एक यूनिट जो है थर्मल प्लांट की मैक्सिमम वो 500 मेगावाट का उत्पादन करने का काम करती है। एक यूनिट कितने का काम करती है? 500 मेगावाट उत्पादन करने का काम करती है। और सरकार यह जो कोयला प्लांट है आजकल इसकी दक्षता स्टैंडर्ड तो हम लोग 30% ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इंप्रूव किया है। आपका 30 से 35 के बीच पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन क्वेश्चन में जो आपका दिया रहेगा तो 30 को ही आप लेके रिसीव करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? 30 को रिसीव करने का काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सारे छात्रों को याद है 4760 मेगावाट इसकी क्षमता होती है। चलिए जो मैंने पढ़ाया है अगर आप उन चीजों को याद रखे हैं और आपका जवाब उनसे रिलेटेड आता है तो मुझे भी प्रसन्नता होती है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सफल तब होगा जब 2156 पदों पर आपका कब्जा होगा। याद रखिएगा। आइए साहब, फ्लैपर नोजल का प्रयोग डैश नियंत्रण के लिए करते। बड़ा अच्छा सवाल है साहब जी। फ्लैपर नोजल जो है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? जरा आप हमें आंसर बताइए। आप ही की तरफ हम देख रहे हैं कि आप क्या उत्तर देते हैं। मुझे अच्छा लगेगा साथियों। जीवन भर याद रखना यह जो है ना दबाव से क्या करता है? गति नियंत्रण एवं उसके रूपांतरण का काम करता है। प्रेशर से जो है स्पीड का नियंत्रण, गति का नियंत्रण, संचालन का नियंत्रण करता है। और वो प्रेशर आपकी कौन सी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हम कौन सा जवाब दे दें? हवा का दबाव है, यानी न्यूमेटिक कंट्रोल है। कौन सा हो गया? जहां भी हवा का दबाव है तो क्या हो जाएगा? न्यूमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा घरेलू ऊष्मीय उपकरण के लिए सामान्यतः उष्मक तंतु। साहब जो उष्मक तंतु हमारा होता है वह उष्मक तंतु किस चीज का बना होता है? वह नाइक्रोम का बना होता है। क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है। 90% उपकरणों में हम हीटिंग एलिमेंट की जब भी चर्चा करते हैं वहां सिर्फ क्या होता है साहब? वहां सिर्फ नाइक्रोम होता है। इसमें हीट ज्यादा प्राप्त होती है। और आप याद रखेंगे इसमें हीट ज्यादा प्राप्त होती है, रोशनी बिल्कुल नहीं। कभी भी इसका फिलामेंट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो गलनांक है वह क्या होता है? कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू टंगस्टन एंड कार्बन। एंड नॉर्मली वी आर यूजिंग 500 to 900 डिग्री सेल्सियस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हीट विद द हेल्प ऑफ व्हिच एलिमेंट? डियर फ्रेंड नाइक्रोम। किसके माध्यम से?
नाइक्रोम के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा साहब। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। 500 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करने का साहब जी इसका प्रयास किया करते हैं। चलिए अगला कह रहा, किसी अधिष्ठापन में भूधारा का मान धारा क्षमता पर निर्भर करता है। बात एकदम सही है। क्या करता है? करंट कैरिंग कैपेसिटी पर यह डिपेंड करेगा कि भाई कितनी आपकी करंट जा रही है। 3 किलोवाट मेरा पावर है, 240 वोल्ट का गीजर है। आपसे कह रहा भू प्रतिरोध का मान निकाल लीजिए। तो साहब जी पावर जब मालूम हो और वोल्टेज जब मालूम हो, ठीक है कि नहीं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आर निकालना है तो दो तरीका होता है। एक तो P बराबर वी स्क्वायर बाय आर करके आप निकाल सकते हैं, और दूसरा आप P बटा V करके I निकालिए, और फिर जब I निकल गया तो V बाय I करके आप R निकाल लीजिए। दोनों में जो आपको आसान और बढ़िया महसूस हो वही वाला काम आप कर लीजिए। तो चलिए जरा आप लोगों की कृपा से यहां हम देखने का प्रयास करते हैं मेरा क्या मान आ रहा है। तो फटाफट आ जाइए साहब। I का मान हम P बटा V कर दे। P मेरा 3 गुना 10 की पावर क्या है? 3 है, यानी 3000 है। अब बटा आपका 240 हो गया, ठीक है कि नहीं? तो 3000 बटा 240 कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करके देख लीजिए साहब, जस्ट अ सेकेंड। 3000 बटा जब हम 240 कर रहे हैं, दैट बिकम्स हाउ मच डियर फ्रेंड? 3000 डिवाइडेड बाय 240, इट बिकम्स 12.5 एम्पियर। क्या आ गया? 12.5 एम्पियर आ गया। फिर हम यहां से आर की बात करें तो V बाय आई हो गया, ये आपका 240 बटे 12.5, इट बिकम्स 19.2 एम्पियर। क्या होता है? 19.2 ओम। तो 19.2 है तो मेरा कौन सा वैल्यू आ गया? 19 आ गया। कौन सा आ गया? 19.2 है तो 19 आ गया। या डायरेक्ट आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे? 240 गुना 240 आप बटा 3000 कर दीजिए। देखिए तो कितना आ रहा है, इसको भी चेक कर ही लेते हैं। 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 3000, दैट आल्सो बिकम 19.2 एम्पियर। दोनों तरीके से हम क्या हुए? आर बराबर यदि V स्क्वायर बाय P का फॉर्मूला यूज करते हैं तब भी 19.2 आता है। अब P बाय V और R बराबर V बाय I करते हैं तब भी 19 आता है। तो जो आपको पसंद होगा उसके हिसाब से आप काम कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा महसूस होगा उसके हिसाब से काम कर लीजिएगा। चलिए सरकार, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा वॉशिंग मशीन का बेल्ट अगर ढीला हो जाए, क्या है? हम सब जानते हैं इसमें वॉशिंग टब और स्पिन टब होता है, ठीक है? क्या होता है? एक वॉश करता है, दूसरा उसको निचोड़ने का काम करता है, ठीक है? और जब आपका बेल्ट ढीला हो जाता है तो ऐसी केस में क्या होगा? केवल पल्सेटर, बताइए जल्दी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? पूरी तरह से ठप हो जाएगा? पूरी तरह से ठप हो जाएगा? एकदम नहीं। केवल आपका पल्सेटर नहीं घूमेगा, बाकी सब चीज काम करता रहेगा। सिर्फ क्या होगा? पल्सेटर नहीं घूमेगा, बाकी सब काम होता रहेगा। आजकल कई प्रकार की वॉशिंग मशीन आ गई हैं और ऑटोमेटिक भी आ गई हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है। तो मैनुअल का यूज कम हो रहा है, सेमी ऑटोमेटिक ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन अब लोगों की पहली पसंद कौन बनता जा रहा है? ऑटोमेटिक बनता जा रहा है। लोग अब मेहनत करना कम चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस बटन दबाए काम हो जाए। ये सब जानते हैं, लेकिन जितने भी आधुनिक भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं वह निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर बड़ा नुकसान पहुंचाती है। ये भी आप याद रख लीजिएगा साहब, ठीक है? चलिए, कह रहा है थर्मोस्टेट स्विच का। साहब जी थर्मोस्टेट स्विच जो है, आप सब ध्यान रखिएगा, यह जो आपका थर्मोस्टेट है यह हम लोग नियत ताप के लिए प्रयोग करते हैं। यानी ताप के मान को क्या करता है? यह स्टेबल रखने का काम करता है। अगर वो मान बढ़ घट रहा है तो वैसी परिस्थिति में आप ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ घट रहा है तो यह सप्लाई को मॉनिटर करने का काम करता है, सप्लाई के साथ संपर्क को बनाना और तोड़ने का काम करता है। लेकिन साथियों, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, गीजर में करते हैं, आपका साहब इलेक्ट्रिक स्टोव में करते हैं, कई सारे वैद्युतिक उपकरणों में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन शुरुआत की बात अगर करें, प्रारंभ में बात करें, नए थर्मिस्टर की बात, थर्मोस्टेट की बात करें, तो शुरुआत में इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, मिनिमम होता है, कम से कम रहता है। इसमें कोई शक नहीं है। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा इन्होंने प्रश्न कहा है। साहब ने हमें आदेश दिया है, एग्जाम ले उतना रिस्क नहीं, उतना है गुरुजी, आपको भी 10% कमी है तैयारी में, इसलिए ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए विद्यार्थी जी, अभिनव आनंद जी, बहुत खुशी हुई, लेकिन आपको यह मैं बता दूं
आपको यहां मैं बता दूं आनंद साहब कि मुझे यह टेक्नीशियन की परीक्षा नहीं देनी है, समझ गए। मैंने बीएसपीएसएल के टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा है। मेरे पिताजी गरीब किसान थे, उनके पास उतनी क्षमता नहीं थी कि मुझे आईटीआई करा सकें। उनको क्षमता थी तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कराया, उनको क्षमता थी उन्होंने हमें हायर स्टडीज के लिए भेजा, उनकी क्षमता थी तो उन्होंने मैंने पीएचडी करवाया। काश मेरे पिताजी भी मुझे आईटीआई करवा देते तो हम भी फॉर्म भर देते और आपके साथ परीक्षा देते, लेकिन यह सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाया आनंद साहब। इसीलिए मेरी तैयारी 10% कम है कि 20% ज्यादा है, आप इसकी चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी की चिंता करें और आप अपने जीवन को बनाने का चिंता करें। और आप जब अपने जीवन को बनाकर आगे बढ़ जाएंगे और आप उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे तो मेरे जैसा साधारण सेवक इसी से अपने जीवन को धन्य मान लेगा और वह सोचेगा कि मैं वहां पहुंच चुका हूं, मैं उस जगह पे काम कर रहा हूं। तो इसे सेवक पर कृपा बनाए रखिए और निश्चित रूप से अपनी तैयारी पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। और परीक्षा अविलंब हो इस बात को लेकर के मेरा विचार हां है या नहीं है यह मायने नहीं रखता। मैं तो सेवक हूं, मुझे आदेश आपका आता है, आपका आदेश है कि तुरंत परीक्षा होनी चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो आपके आदेश के हिसाब से सभी शिक्षकों, सिर्फ मुझे ही आदेश नहीं है, मेरी तरह आपकी सेवा में जितने भी शिक्षक के रूप में सेवक लगे हैं सभी सेवकों का जो है, सभी सेवकों के ऊपर दबाव है, सभी सेवकों के ऊपर प्रेशर है, समझ गए कि नहीं। ये प्रेशर है कि अविलंब परीक्षा करवाइए, अविलंब परीक्षा करवाइए, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए सभी सेवक ने यह विचार बनाया कि हम निश्चित रूप से विभाग के पास जाएं और विभाग को इसकी सूचना दें और उनसे आग्रह निवेदन करें कि इस जल्द से जल्द परीक्षा का आप सूचना प्रकाशित करिए और जल्द से जल्द आप परीक्षा को कंडक्ट कराइए, क्योंकि बच्चे काफी व्यग्र हो चुके हैं परीक्षा को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। आइए साहब जी आगे बढ़ते, आइए ध्यान देते हैं साहब। इसलिए जीवन में क्या है ना, जब आप किसी दूसरे की तरफ ऐसे उंगली उठाते हैं आप भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां आपके चरित्र का चित्रण कर रही है, एक उंगली ही सिर्फ आप अगले की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है। तो उन 4 उंगलियों को थोड़ा सा क्या करना है, लहजे में संभाल लीजिए ताकि वो पहली उंगली उठाने की जरूरत ना पड़े, समझे कि नहीं। बड़ा आसान है आजकल सोशल मीडिया पर किसी के बारे में आकर कुछ बोल देना, गंदी गंदी बातें कर देना, किसी के चरित्र पर उंगली उठा देना, किसी के बारे में गालियां बक देना, यह बड़ा आसान है। लेकिन अपने गिरेबान को झांक कर देखना, अपनी मेहनत की पराकाष्ठा को साहब जी एग्जामिन करना और सफल होकर दिखाना, यह बड़ा कष्टदायक होता है। इसलिए सच कड़वा होता है और झूठ बहुत प्यारा होता है। याद रखिएगा, मैं झूठ का साथ कभी नहीं दूंगा, सच के साथ निश्चित रूप से खड़ा रहूंगा, पहले भी था, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बिना पानी भरे ही यदि किसी घरेलू केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा। बिना पानी भरे जब चालू कर दीजिएगा तो हीट आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस होगा, और एक्सेस हीट के कारण साथियों क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, आपकी पूरी तरह से जल जाएगी कि काम नहीं करेगा। फटाफट बताइए क्या होगा इसकी साहब जी, इलेक्ट्रिकल कॉइल आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या दीजिएगा, हमारी केतली डैमेज कर जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा और उस एक्सेस हीट के कारण H बराबर I²RT हमारी लॉसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, I²RT लॉसेस हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, क्या होता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एकदम जल जाएगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। नियंत्रक पट्टों में साहब कह रहा है कि हमारी जो कंट्रोल पैनल्स होती हैं वहां पर बल्ब है, पायलट लैंप है, एलईडी है, ये सब क्यों यूज किया जाता है आप जानते हैं। ये सब यूज किया जाता है साहब जी इंडिकेटिंग डिवाइस के रूप में। किस लिए यूज किया जाता है, इंडिकेटिंग डिवाइस के रूप में। इंडिकेटिंग का मतलब है अगर आपका रेड वाला बल्ब हमारा जल रहा है तो हम नहीं पकड़ लेते हैं कि सप्लाई चालू है, पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ लेते हैं, सप्लाई चालू है कि नहीं है। जैसे आप ऑन करते हैं, मान लीजिए मशीन को ही, मोटर को ही चालू करते हैं, वहां पर एनओएनसी बटन है, आप लाल वाला दबाते हैं बंद हो जाता है, ग्रीन वाला आपका चालू बल्ब जल रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन चल रहा है तो नेचुरली आपका क्या हो जाएगा साहब जी, समझ गए कि मशीन चालू है, सप्लाई कंटिन्यू मेंटेन है। तो ये इंडिकेटर का काम करता है, ये हमारी सूचना देने का काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का क्या उद्देश्य है? बड़ा अच्छा है साहब। विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगा करके हम क्या करते हैं? फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। किसके बीच में? IS और IM के बीच में। और यदि इसके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए तो आप जानते हैं मेरी टॉर्क साइन अल्फा के क्या होती है? समानुपाती हो जाती है। और अगर ये 90 होगा तो मेरा टॉर्क क्या हो जाएगा साहब? मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, हम फेज अंतर पैदा करने के लिए इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। घूर्णन बढ़ाना ये सब तो बात की चीज है, लेकिन सबसे पहला चीज है कि जब आप फेज अंतर बढ़ाते हैं मेरा टॉर्क बढ़ता है। अब मेरा टॉर्क बढ़ता है तो फिर नेचुरली हमारी क्या हो जाती है साहब जी? नेचुरली हमारी क्या हो जाती है? तो साहब स्पीड आपका बेहतर हो ही जाता है, क्षमता भी बेहतर हो जाती है। हम लोग तो 3 तरह का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा क्या है साहब जी? एक हमारा क्या है? ध्यान रखिएगा, एक हमारा है कैपेसिटर स्टार्ट, एक है कैपेसिटर रन, और एक आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। वहां डबल कैपेसिटर का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। चलिए साहब जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के 5वें तल पर कनेक्शन पहुंचाना है आपको। साहब जी याद रख लेना, क्वेश्चन हाईलाइटेड है। अगर बस बार वायरिंग के माध्यम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें तल पर आपको सप्लाई के पहुंचाना है और वहां वितरण बेहतर तरीके से करना है तो 3 फेज प्लग इन बॉक्स का आप प्रयोग करिएगा। और इसके माध्यम से जब आप सप्लाई भेजेंगे तो वो सप्लाई सुरक्षित, प्योर और काफी क्या होगी साहब? अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होगी, सुरक्षित भी मानी जाएगी। कह रहा है एसी जनरेटर को लोड से हटा दिया जाता है। टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पर हमारी 520 वोल्ट होती है, यानी VFL का मान कितना है? 520 वोल्ट है। VNL का मान कितना है? 660 वोल्ट है। विद्वानों अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, मेरा जो साहब परसेंटेज VR होता है कितना होता है? VNL माइनस VFL, अब बटा क्या हो जाएगा? VFL है ना, इनटू कर दीजिए 100। अब आपका NL जो है उसका मान देख लीजिए 660 है, हमारी VFL कितनी है? 520 है। अब यहां से फिर आ जाइए, आपका फुल लोड कितना है? 520 है। अब यहां से साहब जी 100 को गुना कर दीजिए, सॉल्व करिए। 660 में से 520 घट गया तो 60 और इधर कितना? 80। कितना बच गया साहब? आपका बच गया 120। एक सेकेंड, हमारे पास आ गया है जो डाटा 140। अब बटा आपका 520 गुना 1000। लैब में भी टेस्ट कर लेते हैं। आपका जो डाटा हो गया वह हो गया, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ गया 26.9%। क्या आ गया? 26.9%। टेस्ट करने के बाद लैब में मेरा उत्तर आ रहा है 26.9%। ऑप्शन नंबर बी क्या आ रहा है? 26.9%। चलिए सरकार, अगला प्रश्न है, इंडिकेटर लैंप के पास क्या होता है? फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन होता है, तभी जाकर के इंडिकेटर लैंप हमें इंडिकेट कर पाता है कि सप्लाई की कंटिन्यूटी क्या हो रही है? पूरी हो रही है। क्या हो रही है साहब? सप्लाई की क्या हो रही है? ध्यान रखिएगा, सप्लाई की क्या हो रही है? व्यवस्था पूरी है, संचालन प्रॉपर हो रहा है, सिस्टम सही तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये जानकारी हमको मिल जाती है। साथियों, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, इसको हमेशा हम कैसे रखते हैं? वर्टिकली प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? वर्टिकली इसको इस्तेमाल करते हैं साहब। और इसमें जो हमारा प्रेशर होता है, ध्यान रखिएगा, कितना प्रेशर होता है? 10 से 12। क्या होता है? 10 to 12। साथियों ध्यान रखना, द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हिच वन? इसमें याद रखिएगा साहब जी कितना होता है? 10 से 12 हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग रखने का काम करते हैं गैस को। यानी कि आप जो इसमें गैस भरिएगा वो कौन सा गैस भरिएगा? याद है, इसमें मरकरी भरिएगा, आर्गन भरिएगा। और मरकरी जो भरते हैं वह कैसा भरते हैं साहब? मरकरी हम लोग वेपराइज फॉर्म में, यानी मरकरी हमने लिक्विड फॉर्म में भरा, जो कि किस रूप में बन जाता है? आपका प्रेशर दे करके वेपर ग्रुप में फॉर्म करता है। गैस डिस्चार्ज लैंप है, याद रखिएगा कैसा लैंप है? गैस डिस्चार्ज लैंप है। और तो और साहब, इसका प्रयोग घरों में नहीं किया जाता, इसका प्रयोग जब भी किया जाता है कहां किया जाता है साहब जी? कहां किया जाता है जानते हैं? यह किया जाता है आपके इंडस्ट्रियल एरियाज में, मैदानी भागों में, खुले जगहों पर रोशनी के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? खुले जगहों पर रोशनी के लिए किया जाता है। इसका उत्तर साहब जी आप क्या दे दीजिएगा? जल्दी बताइए। यह 30 ल्यूमेन प्रति वाट की क्षमता को मेंटेन करता है। यह इसकी क्या होती है? लुमिनस इफिशियंसी होती है। क्या होती है? लुमिनस इफिशियंसी होती है। चलिए
विद्युत परिपथ की अति गर्म होने से कैसे बचा सकते हैं? ओवरहीट होने से अगर बचाना है हमको तो किसका यूज करिएगा बताइए? फ्यूज का करिएगा, परिनालिका का करिएगा, सन का करिएगा, थर्मोकपल का करिएगा? कौन सा सही उत्तर है? व्हाट शुड बी राइट आंसर फॉर दिस? ओवरहीट जब होने लगेगा तो थर्मोकपल आपका क्या मदद करेगा बताइए? ओवरहीट होने लगेगा तो थर्मोकपल क्या करेगा? वहां बिजली उत्पादित करने लग जाएगा। क्या करेगा थर्मोकपल? बिजली उत्पादित करने लग जाएगा, हीट का उत्सर्जन करने लग जाएगा। गलत साहब, यहां पर किसका यूज होगा? यहां यूज होगा विद्यार्थियों हमारे फ्यूज का। समझ गए? जैसे ही ओवरहीट होने लगेगा फ्यूज तुरंत आपका पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। यार आप जानते हैं हमारे फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम 0.002 सेकेंड होता है, जो सबसे क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। फ्यूज तार के रूप में हम लेड का प्रयोग करते हैं, 67% लेड होता है और टीन हमारी क्या होती है? जस्ट अ सेकेंड, 63% लेड होता है। क्या होता है? 63% लेड होता है और 37% हमारी टीन होती है। इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा साहब, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट क्या होगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ट्यूबलाइट जो है यह भी आप जानते हैं कौन सी लैंप है? गैस डिस्चार्ज लैंप है। कौन सी लैंप है साहब? गैस डिस्चार्ज लैंप है। इसमें भी हम मरकरी भरते हैं और हम आर्गन भरने का काम करते हैं। ठीक है, और साथियों ध्यान रखिएगा, ये हमारी जो क्या कहते हैं कि ट्यूबलाइट है, यह एडवांस वर्जन है। जैसे जैसे हम डेवलप करते चले गए तो हमने इसका डेवलपमेंट करने का काम किया है साहब जी, और इससे हमें रोशनी बेहतर प्राप्त होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टार्टर जो है यह स्विचिंग का काम करता है, फास्ट स्विचिंग करता है, ताकि गैसियस डिस्चार्ज के लिए जो सुटेबल मात्रा की वोल्टेज है वो इसको क्या हो सके? प्राप्त हो सके। तो जो गैसियस डिस्चार्ज के लिए सुटेबल मात्रा की वोल्टेज इसको प्राप्त हो सके वह बड़ा आवश्यक होता है। तो हम यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका जलता हुआ ट्यूब है, ऑन है, समझिए ऑन है, चल रहा है, तब अगर आपका खराब हो, तब खराब हो, तो जब चालू है तब खराब हो, तब क्या हो जाएगा? जलती ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर शुरू में खराब है तब बिल्कुल नहीं जलेगी। शुरुआत में खराब है तो बिल्कुल नहीं जलेगी। अगर पहले से जल रही है तब बीच में खराब हो गया तब कोई नीड नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में ही इसका उपयोग होता है। स्टार्टिंग के बाद इसका कोई इंपोर्टेंस विशेष रह नहीं जाता है, यानी कि वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए। साथियों आपको एक जानकारी दे दूं, हमारी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ऑफलाइन बैचेज, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सभी ट्रेड के छात्रों के लिए हमारी असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेड की टारगेट बैच जो है वो बाजार समिति सेंटर पर आरंभ हो गई है। किसी भी जानकारी के लिए 7070177240 पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये बैचेस शाम में 6 से 7 PM में ट्रेड की बैच चलती है। और हमारी साहब आज से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बैच भी आरंभ हो रही है। यह शाम में 7 PM से लेकर आपकी 8 PM के बीच में चला करती है। तो ऑफलाइन बैच के माध्यम से जुड़कर बेहतर तैयारी करने के लिए आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह बाजार समिति सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और ट्रेड का टेस्ट 20 क्वेश्चन देश की सभी परीक्षाओं के लिए इंक्लूडिंग ALP और BSPSCL डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वह शाम 5 से 6 PM में होता है हमारे बाजार समिति सेंटर पर। समझ गए साथियों? तो आप सब लोग अगर तैयारी के लिए इच्छुक हैं और आप कहीं ना कहीं तैयारी करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से बाजार समिति सेंटर से जुड़िए। मैं आपकी सेवा में यहां उपस्थित हूं और जितनी हो सके आपकी मदद करूंगा और निश्चित सफलता ALP और BSPSCL में आपको प्राप्त हो यह पूरा प्रयास करूंगा। खुद मेहनत करूंगा और आपसे भी 2 गुना मेहनत करवाऊंगा। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं। यदि पोल की संख्या 4 है, खांचे की संख्या 24 है, पोल पिच क्या होता है? YP होता है साहब नंबर ऑफ स्लॉट्स, खांचे की संख्या बटा आपका होता है नंबर ऑफ पोल्स। विद्वानों नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका 24 है और नंबर ऑफ पोल 4 है। कितने हो जाएंगे साहब? आपके हो जाएंगे 8। आपका क्या हो जाएगा? पोल पिच का मान हो जाएगा। द राइट आंसर फॉर दिस इज हाउ मच? 8 होगा कि 6 होगा? बताइए कितना विद्यार्थी 8 या 6 में है? साहब जी कैसे 8 होगा? 8 तिया 24 होता है कि 6 चौका 24 होता है? क्या होता है? 6 होता है। इसीलिए ध्यान रखना
कभी ऐसी गलती हर बार में नहीं करनी है। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, समझे कि नहीं? 24/4 है, तो इसीलिए 6 चौका 24, 8 तिया 24, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 6। देखा अभी मैंने 8 कहा, कई सारे बच्चे ने 8 पर ही टिक लगा दिया, लेकिन कुछ मेहनती छात्र थे जिन्होंने इस बात को सेंस किया, कैच किया, और कैच करने के बाद सही जगह टिके रहे। इसलिए याद रखना, अपने कंसेप्ट पर टिके रहना है, ठीक है? इधर उधर बिल्कुल भटकना नहीं है, अपने कंसेप्ट पर हमेशा डटे रहना है। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कठिन क्वेश्चन तो है ही। निम्न में कौन सा मेटल रेक्टिफायर होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब जी। अब आपके पास है सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, गैस ट्यूब डायोड, माइका रेक्टिफायर, ये सभी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस? साहब जी ध्यान रखिएगा, हमारा मेटल रेक्टिफायर जो है वो सिलेनियम वगैरह का बना होता है। यहां के हिसाब से आपका सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर जो है यह किसके अंदर आ जाएगा? मेटल रेक्टिफायर के अंदर आ जाएगा। और इसका मुख्य काम है साहब एसी को किसमें बदलना? डीसी में परिवर्तित करना, ठीक है? इसको हम लोग रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके माध्यम से हमको प्योर डीसी नहीं मिल पाती है, हम इसके द्वारा फिर क्या करते हैं? फिल्टर लगा करके वापस प्योर डीसी प्राप्त करने की कोशिश हम करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 3 फेज में कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है? साहब जी स्क्वायरल केज होता है, वाउंड रोटर भी होता है, डबल केज भी होता है। ये तीनों आपकी क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग है। लेकिन इस तीनों की गति जो है ना, इस तीनों में एनआर जो है वो लेस देन क्या होता है? एनएस होता है। लेकिन जो मेरा सिंक्रोनस मोटर है, याद रखिएगा, यह बिल्कुल भी साहब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। इसमें स्टेटर को 3 फेज एसी देते हैं, इसके रोटर को ध्यान रखिएगा, स्टेटर को 3 फेज एसी देते हैं, इसके रोटर को साहब जी हम डीसी देते हैं, फिर भी यह स्टार्ट नहीं होता। हम लोगों को पोनी मोटर और किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? डैम्पर वाइंडिंग का। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यह सेल्फ स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं है साहब जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टरनेटर में 8 पोल है, 250 आरपीएम पे चक्कर लगाता, आवृत्ति बता दीजिए। साहब जी हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर सूत्र होता है NS इंटू P बाई 120। NS का मान 250 है, पोल मेरे पास 8 है, अब बटा आपका क्या हो गया? 120 हो गया। जल्दी से जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साहब 50/3। क्या हो जाएगा? 50/3, यानी इसी को कह देंगे 16.2/3 हर्ट्ज। उत्तर किसको ले लीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा साहब जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। कह रहा है किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा? साहब सदैव याद रखिएगा कि अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा प्राप्त होती है? एसी प्राप्त होती है साहब। यानी आपका जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह कंप्लीट एसी होता है। और एक छोटी बात याद रखना, सभी मोटरों में एक्सेप्ट आपका सोलर प्लांट, सभी जनरेटर में, ठीक है, सभी जनित्र में एक्सेप्ट सोलर प्लांट, सभी जनित्र में ईएमएफ जो खास करके इंड्यूस होता है वह तो अल्टरनेटिंग ही होता है। डीसी में हमारा ईएमएफ, वहां भी ईएमएफ आपका एसी ही होता है, लेकिन कम्यूटेटर की मदद से उसको किसमें बदल देते हैं? डीसी में बदलने का साहब काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आउटपुट वोल्टेज में बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के कारण होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आउटपुट वोल्टेज बहुत कम हो गया, कहां पर कम हो गया साहब? अल्टरनेटर में। तो कौन सा लोड ऐसा आप सेट कर रहे हैं वहां पर जिससे आपका आउटपुट का लोड बहुत ज्यादा कम हो गया? जल्दी बताइए, आउटपुट का लोड आप कौन सा सेट कर रहे हैं जो आपका कम हो गया? विद्यार्थियों बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करिएगा। हमारे आउटपुट का लोड तब कम होता है जब हम लो पावर फैक्टर का क्या दे दें? लो पावर फैक्टर का इंडक्टिव लोड हम लगा दें। ऐसा करने पर क्या होता है? मेरी पीएफ नेचुरली रिड्यूस होती है, धारा के मान में भी बड़ी गिरावट आती है, मेरे वोल्टेज क्या हो जाते हैं? नेचुरली साहब कम हो जाते हैं। इस बात का सदैव आप याद रखिएगा। यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वोल्टेज के ड्रॉप का, वोल्टेज के क्षय का, वोल्टेज के नुकसान का, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए साहब, एलपीएफ होता है लो पावर फैक्टर।
कह रहा अल्टरनेटर का पावर फैक्टर अल्टरनेटर की डैश पर निर्भर करता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अल्टरनेटर में जो हमारी पावर फैक्टर है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है, आपके सामने ऑप्शन है और आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बता दीजिएगा। जीवन भर याद रखिएगा, मैंने कई बार आपको समझाया है साहब, हमारी जब भी पावर फैक्टर की चर्चा होती है, जब भी पावर फैक्टर की चर्चा होती है, यह कहीं न कहीं धारा के स्वभाव पर, किस पर साहब, धारा के स्वभाव पर निर्भर करता है। धारा का स्वभाव किसके आधार पर, भार के आधार पर तय होता है। अगर आपका इंडक्टिव लोड है, धारा आपकी क्या होगी, लैगिंग, पावर फैक्टर भी लैगिंग होगी, स्वाभाविक सी चीज है। तो यानी कुल मिलाकर के हम सीधे शब्दों में कहें तो मेरा संबंध किसके साथ होता है, टाइप्स ऑफ लोड दैट आर कनेक्टेड विद द अल्टरनेटर दैट डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर फैक्टर इन केस ऑफ अल्टरनेटर। यानी आपकी किस प्रकार की लोड है वह इस बात का निर्णय लेती है, वह इस बात का निर्णय लेती है कि हमारी अल्टरनेटर जो है वह साहब कैसा पीएफ हमको प्रदान करेगी। फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है। स्टैंडर्ड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है, 5 से 30% होती है साहब जी। यह सबसे कम टॉर्क प्राप्त उत्पन्न करता है। क्या होता है इसमें, कम टॉर्क होता है, दक्षता भी कम होती है और यह मशीन जो है लो पावर की होती भी है। हम इसका प्रयोग कहां करते हैं, खिलौने वगैरह में किया करते हैं। और इस मशीन में पोल में आप क्या कर देते हैं, सैडिंग रिंग लगाते हैं, सैडेड कॉइल लगाते हैं। यहां नेकेड कारण, यहां खांचा बना करके पोल में हम नंगे कॉपर के तार को लपेट देते हैं साहब, और यही आपका क्या होता है, सैडिंग रिंग, सैडिंग कॉइल कहलाता है, जो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने में बड़ा मदद करता है। पल्सेटिंग फ्लक्स की जगह इसके यहां पर क्या करता है, फ्लक्स में ध्यान रखिएगा, घूर्णी फ्लक्स को विकसित करने की टेंडेंसी डेवलप करने का काम यह करता है साथियों। चलिए अगला है, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा आप कैसे बदल सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा के लिए आप बहुत कुछ नहीं करना है। रिपल्सन मोटर हमारा जो है हिस्टेरेसिस मोटर, आप ध्यान लीजिएगा, हिस्टेरेसिस मोटर और हमारी क्या है रिलक्टेंस मोटर है ना। ये जो मोटर है हमारी रिपल्सन मोटर, ये मैग्नेटिक रिपल्सन के सिद्धांत पर क्या होती है साहब, आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, मैग्नेटिक रिपल्सन के सिद्धांत पर आधारित होती है। और न्यूट्रल एक्सिस से हमेशा याद रखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस से 20 डिग्री से शिफ्टेड क्या होती है, ब्रश होती है। इसकी क्या होती है, 20 डिग्री से शिफ्टेड इसकी ब्रश होती है। और ब्रश के पोजीशन को शिफ्ट करके हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को क्या कर सकते हैं, यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसको एकदम याद रख लेना, जब कभी भी रिपल्सन मोटर की चर्चा हो, चुंबकीय रिपल्सन के सिद्धांत पे काम करता है और यह ब्रश के पोजीशन को चेंज करके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने का काम करता है। विद्वानों, निम्न में किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की जरूरत पड़ती है, सबसे कम किसको मेंटेन करना पड़ता है। डीसी सीरीज मोटर तो भूल ही जाइए, स्लिप रिंग को इसीलिए भूलिए क्योंकि यहां पे स्लिप रिंग भी है, ऊपर से एक्सटर्नल रजिस्टर भी है, ऊपर से आपका कार्बन ब्रश भी है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट करने की यहां पर नीड पड़ रही है, जिसके कारण मेंटेनेंस थोड़ा बढ़ जा रहा है। सबसे कम मेंटेनेंस और सबसे कम रखरखाव, सबसे कम टेंशन, रॉबस्ट, एकदम रफ एंड टफ इसका स्ट्रक्चर होता है। जहां हो वहां लाइए, ले जाइए, यूज कीजिए, सब में कंफर्टेबल होता है। स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर, इसके रोटर में क्या होती है, वाइंडिंग नहीं होती है, सरिया होता है, बार होता है, और सारा का सारा कैसा होता है, तिरछा अरेंज होता है। कैसा होता है, सारा का सारा सब आपका तिरछा अरेंज होता है, समझ गए, जिससे हार्मोनिक्स भी कम होती है। ये सब भी ध्यान रखिएगा, शोर भी कम होता है, ये सब इसकी खासियत है साथियों। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि टॉर्क थोड़ा सा स्लिप रिंग से कम हो जाता है। समझ गए, क्या होता है, टॉर्क स्लिप रिंग से कम हो जाता है। हम लोग 95% तक इंडस्ट्री में इसी का हम लोग प्रयोग करने का काम करते हैं। रही समस्या टॉर्क की, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डबल केज, डीप बार, इन सब तरह की अरेंजमेंट का प्रयोग करने का काम करते हैं। एसी मोटर में टॉर्क की गणना करें, यदि ईआर रोटर का विद्युत वाहक बल है और आपका देख लीजिएगा, और आईआर रोटर की करंट है, कॉस फाई पावर फैक्टर है, तो साहब जी मेरा जो टॉर्क होता है, नॉर्मली ध्यान रखिएगा, टॉर्क ईआर आईआर कॉस फाई से सूचित किया जाता है। हम यहां जो उत्तर दे दें, मेरे आंखों के सामने अवेलेबल है साहब जी, टी बराबर ईआर आईआर कॉस फाई, तो उसी के साथ हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। विद्यार्थियों आगे बढ़ जाते हैं। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कम क्षमता वाली के लिए यानी 5 HP से कम के लिए
और यह भी 5 HP से कम हो तो कौन सा हो? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो। हम DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। साहब जी स्टेप डाउन ट्रांसफर स्टार्टर का यूज तो होता ही नहीं है, स्टार डेल्टा का होता है। इसका प्रयोग हम लोग 5 HP से 20 HP तक के लिए किया करते हैं। ऑटो ट्रांसफर का इस्तेमाल होता है, ये 20 HP से ऊपर के लिए, 20 HP से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा राइट आंसर है DOL। इसका पूरा नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन, और आप सब जानते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन या किसी तरह की सुरक्षा प्रदान खास करके धारा को कम नहीं करता है। याद रखिएगा, हमारी सप्लाई करंट, स्टार्टिंग करंट को कम करने का बिल्कुल काम नहीं करता है। समझ गए? यह जो है साहब जी सिर्फ और सिर्फ इसमें बैकअप फ्यूज लगे होते हैं, आपका MCB वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। वह मेन सप्लाई के एक्सेस होने के बाद हमारे मेन सप्लाई के साथ मोटर का संपर्क भले डिस्कनेक्ट कर दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन इंटरनली हमारी धारा को कम करने का काम यह एकदम नहीं करता है साथियों, ये ध्यान रखिएगा DOL। लेकिन इसका प्रयोग करते भी हैं तो कहां करते हैं? सिर्फ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं। बिल्कुल विद्यार्थी जी आपने सही कहा है, 5 HP से कम और 1.5 किलोवाट तक के लिए हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल किया करते हैं। कितने के लिए? 1.5 किलोवाट तक के लिए। साहब जी कह रहा प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति क्या होती है? साहब जी FR का मान होता है SF, जहां S आपकी स्लिप है, F आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो गया। यहां से स्लिप आप निकाल सकते हैं FR/F, यानी आप देख रहे हैं मेरा FR यदि बढ़ेगा स्लिप बढ़ती चली जाएगी, FR घटेगा स्लिप घटती चली जाएगी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा स्लिप हमारी घटती चली जाएगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी घटेगा स्लिप हमारी बढ़ती चली जाएगी। ये रिलेशनशिप यहां पर साथियों हमें प्राप्त होता है। चलिए, कह रहा वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में क्या होता है? वोल्ट मीटर की जो प्रेशर कॉइल है वह रेजिस्टिव नेचर की होती है। क्या होती है? रेसिस्टिव नेचर की होती है। क्या होती है साहब? रेसिस्टिव नेचर की होती है। अब रेसिस्टिव नेचर की है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पतले तार का ज्यादा टर्न लपेटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पतले तार का ज्यादा टर्न लपेटना पड़ेगा। तो कौन सा उत्तर दे दीजिएगा? महीन तार के ज्यादा टर्न हमको लपेटने पड़ते हैं, तब जाकर के हम प्रेशर कॉइल का स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम हो पाते हैं। यही बात अगर करंट कॉइल के बारे में पूछा जाता तो मोटे तार का कम टर्न लपेटते हैं, प्रतिरोध हमारी कम से कम हो, ताकि हम राशि को आइडेंटिफाई करने में, मेजर करने में सक्षम हो सके। कह रहा है ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा सवाल है साहब। मेरे सेकेंडरी में कितना EMF इंड्यूस होगा, किस बात पर निर्भर करता है? मैंने सेवरल टाइम आपसे कहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डेवलप्ड, अदरवाइज वोल्टेज associated with the particular coil and arrangement. So we say that the right answer for this question is which one, dear friend? The right answer for this question is definitely लपेट की संख्या पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। ठीक है। फिर कह रहा चुंबकीय फ्लक्स यदि कमजोर हो तब भी थोड़ा अफेक्ट पड़ेगा, और स्रोत की फ्रीक्वेंसी जरूर समान होनी चाहिए। अगर सोर्स का फ्रीक्वेंसी भी घट जाए तब भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं एक दूसरे से एसोसिएशन बना रही है, लिंक हो रही है, लेकिन सबसे जबरदस्त कौन सा है? नंबर ऑफ टर्न्स है साथियों। सो वी कैन से दैट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हिच वन? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। साहब ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा कोर लॉस को मापने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल करके हम I0 का मान निकाल सकते हैं, Imu निकाल सकते हैं, Im निकाल सकते हैं, R0 निकाल सकते हैं, X0 निकाल सकते हैं, नो लोड के सभी पैरामीटर को निकाल सकते हैं। और इस सिचुएशन पर नो लोड पावर ही क्या होती है मेरी साहब? कोर लॉस के बराबर होती है। नो लोड पावर ही किसके बराबर होती है? मेरी कोर लॉस के साहब बराबर होती है। विद्वानों ध्यान रखिएगा, यह जो टेस्ट किया जाता है हमारे ट्रांसफार्मर में किस साइड किया जाता है साहब? याद रखना, किस साइड किया जाता है? जल्दी बताइए। LV साइड की HV साइड? इसमें किसको आप ओपन रखते हैं? मुझे जल्दी जवाब दीजिए, सारे विद्यार्थियों जल्दी जवाब दीजिए। हम कॉपर लॉस को कैलकुलेट करते हैं, कॉपर लॉस को कैलकुलेट करते हैं किसके माध्यम से? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से। इसमें किसको हम ओपन रखते हैं? याद रखना साहब, इसमें हम लोग HV साइड क्या करते हैं? सारा कनेक्शन करने का काम करते हैं, और LV साइड को हम क्या करते हैं? ओपन कर देते हैं। ऐसा है क्या? कितना विद्यार्थी इसके साथ है? अब ये तो टेस्ट हो जाएगा। एग्जाम कराने वाले बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम कराने वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा।
देख रहा हूं कौन कौन लोग क्या क्या उत्तर दे रहा है। शॉर्ट सर्किट में एलवी को शॉर्ट करते हैं, एकदम ठीक कहा है आपने। शॉर्ट सर्किट में एलवी को हम शॉर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एचवी साइड हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। एलवी को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। इसमें साहब जी हम लोग एचवी को ओपन रखते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एलवी के तरफ हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं सभी उपकरणों का, और एचवी को हम ओपन करते हैं, ठीक है। और एससी टेस्ट में क्या करते हैं, हम एचवी साइड कनेक्शन करते हैं उपकरणों का, और याद रखना एलवी को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। लो वोल्टेज साइड क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में कनेक्शन, और हाई वोल्टेज को कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है, खुला छोड़ दिया जाता है। और शॉर्ट सर्किट में एचवी की तरफ करते हैं कनेक्शन इक्विपमेंट का, एलवी को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। कभी मत भूलना विद्यार्थी जी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, ये सब चीज अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इस समय मिस नहीं होना चाहिए। ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल जो है, नेचुरली इग्निशन कॉइल क्या करेगा, यहां पर आपकी निश्चित रूप से आपकी क्या होगी साहब, जल्दी बताइए। इग्निशन कॉइल के पास क्या होना चाहिए, करंट बढ़ना चाहिए कि वोल्टेज बढ़ना चाहिए, जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है साहब। हमारे इग्निशन कॉइल के सामने निश्चित रूप से वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और वोल्टेज उच्च कहां से होता है, स्टेप अप ट्रांसफर से होता है, और स्पार्क के कारण फिर आपकी दहन कंबसन चालू होती है इंटरनल कंबसन इंजन में, जिसके 4 स्ट्रोक होते हैं। क्या होता है साहब, सक्शन, कंप्रेशन, सक्शन, कंप्रेशन, कंबसन और एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, कंबसन और एग्जॉस्ट, ये 4 इसके स्ट्रोक होते हैं, ध्यान रखिएगा साहब जी। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के लिए मोटर को बदलने हेतु किस मोटर का चयन करेंगे। अगर रेल इंजन में आपका जो मोटर है पहले से वह लगा हुआ है डीसी सीरीज, और आपके पास दूसरा डीसी सीरीज है, तब तो अच्छी बात है। अगर दूसरा डीसी सीरीज नहीं है, तब तो आप इंडक्शन लेकर के ही काम कर पाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो यहां पर हम लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास डीसी सीरीज ऑप्शन में दे ही दिया है, और यही सबसे फेवरेबल होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, स्पीड भी इसका बेहतर तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। नो लोड से फुल लोड के रेंज में आप स्पीड के वेरी करने में बहुत सक्षम होते हैं। तो सबसे जबरदस्त आपका कौन सा मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है। इसी को अगर आपका फॉल्टी मोटर है, गड़बड़ा गया है, तो यही आप लगाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। चलिए प्रभात जी, पहले वॉल्यूम 2 हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके आदेश का पालन करेंगे, ठीक है कि नहीं। पहले वॉल्यूम 2 हो जाने दीजिए। मैंने तो कई बार इस बातों की चर्चा की है, पहले एक फिनिश होने दीजिए, तब दूसरी सेवा में हाजिर होंगे। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण के लिए शंटेड आर्मेचर विधि। तो साहब जी, शंटेड आर्मेचर विधि क्या होती है, फिजूल खर्ची है, महंगा है, तीव्र भार हेतु उपयुक्त है, क्या इसमें सही उत्तर दीजिएगा साहब, जल्दी बताइए। हम सब जानते हैं डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण जो होती है, उसमें भी आप जानते हैं कि मेरा स्पीड क्या होता है, मेरे फ्लक्स के होता है व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन नॉर्मली मेरा फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट के जैसा व्यवहार करता है, और समान रूप से हम इस बोलचाल में यह स्वीकार करते हैं, और हम मानते भी हैं कि हमारा क्या होता है साहब, यह कांस्टेंट मशीन हमारी मानी जाती है। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात है, शंटेड आर्मेचर विधि की जब भी आप चर्चा करेंगे, तो कहीं न कहीं आपका फ्लक्स के मान में होता है बदलाव, और जब फ्लक्स के मान में होता है बदलाव, तो मेरी गति भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। और ये चीजें तभी संभव होगी जब आप लोड को एट रैंडमली क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लोड के मान में जब आप परिवर्तन कर रहे हैं, तब जाकर के ये स्थिति पैदा होगी। अन्यथा बिल्कुल भी याद रखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला है, बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ का बना होता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है साहब। बड़ी क्षमता में इस्पात एल्युमिनियम तो दोनों कट हो गया, बस 2 ही आपके पास बचा है। कितने लोग कॉपर हैं, कितने लोग कार्बन हैं, जरा सा मुझे तुरंत जवाब दीजिए साहब जी। बड़ी क्षमता के
मोटरों में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ा तो कॉपर और प्लस हम लोग मेटालिक कार्बन ब्रश का प्रयोग कर लेते हैं, ग्रेफाइट या फिर कॉपर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस इज ओनली कॉपर, क्योंकि इसकी चालकता जबरदस्त होती है और धारा का संचरण इसमें बहुत बेहतर होता है। इसी कारण से हम बिल्कुल भी धारा को लॉस, बर्बाद, ड्रॉप करने देना नहीं चाहते, इसीलिए हम इसका प्रयोग करने का काम साथियों करते हैं। तो आज यही हम लोग रुक जाते हैं, आज का डिस्कशन यही समाप्त हो रहा है। लेकिन एक सूचना आपको दे दें साहब, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो टीवी बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं और आप चाहते हैं कि हम ट्रेड थ्योरी की तैयारी एलपी के लिए करें, तो मेरा यह ट्रेड थ्योरी का टारगेट बैच है असिस्टेंट लोको पायलट की ऑनलाइन में मात्र 499 रुपए में साथियों ये बैच संचालित हो रही है। और आपका एलपी के लिए सामर्थ्य बैच है इलेक्ट्रिकल ग्रुप के छात्रों के लिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, बीटेक डिप्लोमा के जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ये बैचेज जो है साहब हिंदी माध्यम में संचालित हो रही है। टेक्निकल वर्ड्स को हम अंग्रेजी में आपको बताने का काम करेंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी होगा और हम इसमें बुक को फॉलो करेंगे जो हमारी रुक्मिणी प्रकाशन की बुक आई है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमारा साहब बैच है स्वर्णरथ, जो मात्र 499 उपलब्ध है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपका वंदे भारत बैच है। ये सारी बैचेज आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगी। 7070177240 पर आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मैं हमेशा समर्पित हूं। मन से पढ़िए, मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में।